हाय फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी एनसीईआरटी फर्स्ट का थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इसमें हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर लिया। पहली यूनिट थी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और दूसरी यूनिट थी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आज हमें से थर्ड यूनिट यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले इसमें एक साइंटिस्ट गिवन है, तो उनके बारे में जान लेते हैं। देखते हैं ये साइंटिस्ट कौन है। जीएन रामचंद्रन। जीएन रामचंद्रन, एन आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, was the founder of the Madras School of the Conformational Analysis of Biopolymers. His discovery of the triple helical structure of collagen, published in Nature in 1954, and his analysis of the allowed conformations of proteins through the use of the Ramchandran plot rank among the most outstanding contributions in the structural biology. He was born on October 8, 1922. ये 8 अक्टूबर 1922 में पैदा हुए थे। इन ए स्मॉल टाउन नॉट फार फ्रॉम कोकाइन ऑन दी साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। हिज फादर वाज ए प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट ए लोकल कॉलेज एंड दस हैड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस इन शेपिंग रामचंद्रास interest in mathematics. After completing his school years, Ramchandran graduated in 1942 as the top ranking student in the BSc Honours Physics course of the University of Madras. He received a PhD from Cambridge University in 1949. While at Cambridge, Ramchandran met Linus Pauling and was deeply influenced by his publications on models of the alpha helix and beta sheet structures that directed his attention to solving the structure of collagen. तो इन्होंने किस पे वर्क किया था? कोलेजन के स्ट्रक्चर्स पे। He passed away at the age of 78 on April 7, 2001. और ये जो है मतलब 7 अप्रैल 2001 को मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनके बारे में बस इतना ही था। अब इसके आगे हमें चैप्टर 8 स्टार्ट करना है। सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होती है ये बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। तो इसमें हमें 5 टॉपिक कवर करने हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि व्हाट इज़ ए सेल, मीन्स सेल क्या है। सेकंड टॉपिक है सेल थ्योरी। थर्ड टॉपिक पढ़ना है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। और फोर्थ टॉपिक प्रोकैरियोटिक सेल्स। और 5 टॉपिक जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये 5 टॉपिक इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने हैं। तो सबसे पहले इन जनरल पॉइंट्स थोड़ा था इस चैप्टर में है, उसको देख लेते हैं। When you look around, you see both living and non-living things. जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living, or what is it that an inanimate thing does not have, which a living thing has? मीन्स जब अपने चारों तरफ आप लिविंग या नॉन लिविंग को देखते हो तो एक मतलब क्वेश्चन उठता है मन में कि मतलब क्या ऐसी चीज़ है जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स को लिविंग बनाती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि मतलब किसी भी ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग मीन्स इनएनिमेट मतलब जो है निर्जीव मतलब नॉन लिविंग बनाती है। The answer to this is the presence of the basic unit of life. और जिसका आंसर ये है कि बेसिक यूनिट जो होती है लाइफ की वो क्या होती है? सेल। सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो बेसिक यूनिट लाइफ की होती है वो सभी, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, जो बेसिक यूनिट होती है लाइफ की वो सेल होती है।
ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सभी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सेल के मिलके बने होते हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो केवल और केवल एक सिंगल सेल से बने होते हैं तो उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे कि हमने किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा था, उसके मेंबर जो है यूनिसेलुलर थे मोस्टली, तो जो है ये जो है मोनेरा और प्रोटिस्टा के मेंबर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। व्हाइल अदर लाइक अस कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और कुछ उनमें से जो है बहुत सारी सेल से मिलके बने होते हैं तो उनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे कि किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया के मेंबर जो थे ये मल्टीसेलुलर थे। तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है कि व्हाट इज ए सेल, मीन्स सेल क्या है। तो देखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं मीन्स जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जैसे अमीबा आता है, अमीबा मीन्स जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं और लाइफ के इसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, कोई भी चीज़ बिना एक सेल के जो है वो पूरी मतलब कंप्लीटली लाइफ मीन्स लिविंग नहीं हो सकती है। हेंस सेल इज़ दी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेल जो होता है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब्ड ए लाइव सेल, एक जिंदे सेल को सबसे पहले एक साइंटिस्ट एंटोनी वॉन लीवेनहॉक थे, इन्होंने जो है एक सबसे पहले एक जिंदे सेल को देखा था। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, और दूसरे साइंटिस्ट एक आए रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की, मीन्स जो सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है उसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की। The invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of the cell। इसके बाद जो है माइक्रोस्कोप की खोज हुई, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने किया था? एक साइंटिस्ट नॉल एंड रस्का थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी। तो इस प्रकार से जो है सेल आया, मतलब सेल की डिस्कवरी इस प्रकार से हुई। अब देखते हैं कि सेल थ्योरी कुछ साइंटिस्ट दिए थे, तो सेल थ्योरी ये कैसे आई। सेल थ्योरी इन 1838 मैथियास सील्डन ए जर्मन बोटेनिस्ट एग्जामिन्ड ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व्ड दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट। 1838 में एक साइंटिस्ट आए मैथियास सील्डन, जो कि जर्मन बोटेनिस्ट थे, इन्होंने बहुत सारी प्लांट की बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को लिया, बहुत सारे प्लांट्स को लिया और सभी प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और विभिन्न प्रकार के सेल्स को उसमें इन्होंने देखा। मीन्स प्लांट के अंदर जो सेल पाए जाते हैं वो मतलब सारे सेल्स फिर आगे चल के टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। एट अबाउट द सेम टाइम, और उसी समय मीन्स जब मैथियास सील्डन का टाइम था उसी समय जस्ट एक दूसरे साइंटिस्ट आए, थियोडोर स्वान 1839, मीन्स 1839 में एक साइंटिस्ट आए थियोडोर स्वान। ये जो है ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने स्टडी किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स, इन्होंने विभिन्न प्रकार के एनिमल सेल्स पे स्टडी किया। जो सील्डन थे वो जो है प्लांट की सेल पे स्टडी किए और जो स्वान थे ये एनिमल सेल पे स्टडी किए। एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड ए थिन आउटर लेयर विच इज़ टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इन्होंने ये रिपोर्ट किया कि एक पतली सी बाहरी लेयर पाई जाती है, उसको जो है इन्होंने मतलब सेल के ऊपर एक पतली
कवर पाई जाती है, एक पतली लेयर पाई जाती है, जिसको आज के दिनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे पहले स्वान ने ही देखा था सेल पे। He also concluded, based on his study on plants tissues, that the presence of cell wall is a unique character of the plant cells। और ये भी कंक्लूजन निकाले अपनी इन्होंने प्लांट टिश्यू पे भी स्टडी किया। स्वान एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों पे स्टडी किए। तो प्लांट सेल पे जब स्टडी किए तो ये कंक्लूजन निकाले कि जो सेल वॉल का पाया जाना जो है प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर बताया। मीन्स जो है प्लांट में सेल वॉल का पाया जाना एक यूनिक कैरेक्टर था। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, और इसी आधार पे स्वान ने प्रपोज्ड किया दी हाइपोथेसिस, और इसी के आधार पे स्वान एक हाइपोथेसिस प्रपोज किए, दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। और ये बताए उस हाइपोथेसिस में कि एनिमल हो वो चाहे प्लांट हो, दोनों की बॉडी सेल की बनी होती है, और मतलब कि सेल की बनी होती है और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, और उसी सेल्स की प्रोडक्ट होती हैं। सील्डन एंड स्वान टुगेदर फार्मुलेटेड दी सेल थ्योरी, और इस प्रकार सील्डन और स्वान ने अपने अपने अनुसार सेल थ्योरी को दिया। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्म्ड। ये थ्योरी लेकिन फिर भी सील्डन और स्वान की जो ये थ्योरी थी ये पूरी तरीके से ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि सेल बना कैसे। Rodolphe Virchow 1855 first explained that cells divided and new cells are formed from pre-existing cells, that is omnicellula e cellula। फिर इनके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए, रोडोल्फ वर्च्यू 1855 मीन्स 1855 में ये साइंटिस्ट आए, और इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड करती हैं, और डिवाइड करके न्यू सेल मीन्स नए सेल का फॉर्मेशन करती हैं, और ये नए सेल का फॉर्मेशन जो करती हैं ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही करती हैं। मीन्स पहले से कोई सेल्स पाई जाती है उसी सेल, और वो सेल आगे चल के डिवाइड करेगी और दूसरा नया सेल बनाएगी। तो इस थ्योरी को ओमनीसेलुला ई सेलुला के नाम से जाना गया। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ सील्डन एंड स्वान टू गिव द सेल थ्योरी ए फाइनल शेप, और इस प्रकार इन्होंने ये जो है बता के सील्डन और स्वान के सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और सेल थ्योरी का एक फाइनल शेप प्रोवाइड किया। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे इज फर्स्ट, all living organisms are composed of cells and products of cells। Second, all cells arise from pre-existing cells। और इन्हीं साइंटिस्ट के आधार पे मीन्स जो रोडोल्फ वर्च्यू थे इन्हीं के फाइनल सेल थ्योरी के आधार पे जो है आज जो है सेल थ्योरी जो है इस तरीके से इन दो पॉइंटों से समझी जाती है कि जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं और उन्हीं सेल्स का प्रोडक्ट्स होती हैं, और जो सारे सेल्स होते हैं वो ये सेल्स आती कहाँ से हैं, मीन्स कोई सेल होता है उसी से ये नई सेल का फॉर्मेशन होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही ये सेल बनती हैं। तो व्हाट इज सेल मीन्स सेल यहाँ तक हमने समझ लिया। ये तीन साइंटिस्ट को याद रखना है, एक सील्डन और स्वान को और एक जो है रोडोल्फ वर्च्यू को, ये तीन साइंटिस्ट को ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कि एन ओवरव्यू ऑफ सेल, एक सेल का पूरा ओवरव्यू यहाँ पे बताया जा रहा है। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल्स इन एन अनियन पील एंड ओवर आर ह्यूमन चीक सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। आप सेल को समझना है तो आप अनियन का सेल ले लीजिए, मीन्स प्याज की पील का जो है सेल ले लीजिए, या ह्यूमन चीक सेल्स को माइक्रोस्कोप में देख के सेल को समझ सकते हैं आसानी से। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। द अनियन सेल विच इज़ ए टिपिकल प्लांट सेल। अनियन सेल जो कि एक टिपिकली प्लांट सेल होता है, हैज़ ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज़ दी सेल मेम्ब्रेन। मीन्स जो है अनियन सेल जो है एक प्लांट सेल का एग्जाम्पल है, तो इसमें सेल वॉल पाया जाएगा, आउटर लेयर
सेल वॉल पाई जाएगी और जस्ट सेल वॉल के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। जो ह्यूमन चीक सेल है वो एनिमल सेल का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन के रूप में जो है सेल वॉल नहीं पाया जाएगा। मीन्स जो एनिमल सेल होते हैं उनमें सेल वॉल देखने को नहीं मिलता है। इनसाइड ईच सेल इज ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। प्रत्येक सेल के अंदर, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, प्रत्येक सेल के अंदर जो है एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। मीन्स जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन से कवर होता है। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम, और इस न्यूक्लियस में जो है हमें क्रोमोसोम देखने को मिलता है, विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डेट इज DNA, और उस क्रोमोसोम पे जेनेटिक मटेरियल DNA पाया जाता है। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, व्हेयरएज सेल्स दैट लैक ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोटिक। और इस मेम्ब्रेन बाउंड मीन्स मेम्ब्रेन के आधार पे सेल को डिवाइड कर दिया जाता है यहाँ पे दो कैटेगरी में, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। मीन्स अगर न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेन से बाउंड है तो वो यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल होगा, और अगर न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही है, मीन्स न्यूक्लियस एकदम ऐसे खुला है, नेकेड न्यूक्लियस है, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। अब यहाँ पे है कि प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक कोई भी सेल हो, दोनों ही सेल में जो है एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है, साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर एक लिक्विड तरल पदार्थ पाया जाता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जो पूरे सेल के वॉल्यूम को ये साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई करता है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल। तो जो साइटोप्लाज्म होता है यही सेलुलर एक्टिविटीज़ का मेन एरिना कहलाता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हों चाहे वो चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, दोनों में ही ये साइटोप्लाज्म मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ कहलाता है। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट, और विभिन्न प्रकार के केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलते हैं उस साइटोप्लाज्म के अंदर। जो है विभिन्न प्रकार के केमिकल रिएक्शन देखने को मिलते हैं जो सेल को लिविंग अवस्था में रखने में मदद करते हैं। बिसाइड्स द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स like the endoplasmic reticulum, the Golgi complex, lysosomes, mitochondria, microbodies and vacuoles। न्यूक्लियस के अलावा भी अगर देखा जाए तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें और अन्य मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते हैं। मीन्स न्यूक्लियस तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल्स में पाया ही जाता है, उसके अलावा भी और अन्य ऑर्गेनेल भी जो है पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, किसी न किसी मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स मीन्स गोल्गी बॉडी जिसको कहते हैं, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज़ और वैक्यूल, ये सारे ऑर्गेनेल जो हैं मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। दी प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में इस प्रकार का कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं देखने को मिलता है। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक, और राइबोसोम्स जो होता है ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है जो कि दोनों ही प्रकार के सेल्स में पाया जाता है। राइबोसोम चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हों चाहे वो यूकैरियोटिक सेल्स हों, राइबोसोम्स दोनों ही प्रकार की सेल्स में देखने को मिलता है। विद इन दी सेल के अंदर क्या होता है, राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन दी साइटोप्लाज्म बट आल्सो विद इन दी टू ऑर्गेनेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मीन्स जो राइबोसोम होता है वो केवल और केवल साइटोप्लाज्म के अंदर ही नहीं पाया जाता है,
वो और भी अन्य ऑर्गेनेल में देखने को मिलता है। मीन्स क्लोरोप्लास्ट हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, सब पे ये राइबोसोम देखने को मिलता है। क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लांट के अंदर पाया जाएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनिमल के अंदर पाया जाता है। तो ये जो चाहे क्लोरोप्लास्ट हो चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, ये सब में राइबोसोम्स देखने को मिलता है। राइबोसोम को इंजन ऑफ द सेल भी कहते हैं। मीन्स सेल का जो ईंधन का काम करता है वो राइबोसोम ही होता है। एनिमल सेल्स कंटेन एंड अदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प इन दी सेल डिवीजन। एनिमल सेल्स में और भी अन्य नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल देखने को मिलते हैं, जैसे कि सेंट्रोसोम जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। जो राइबोसोम है वो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में देखने को मिलता है। राइबोसोम भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो एनिमल सेल में एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल देखने को मिलता है, जैसे कि सेंट्रोसोम जो कि सेल डिवीजन में मदद करता है। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। सेल जो होती हैं वो शेप, साइज और एक्टिविटीज़ में विभिन्न प्रकार की होती हैं। जैसा कि फिगर 8.1 में हमें यहाँ पे सेल के एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं। डायग्राम शोविंग डिफरेंट शेप ऑफ द सेल। डिफरेंट शेप की यहाँ पे सेल दिखाई गई हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स मीन्स आरबीसी की सेल्स जो होती हैं राउंड और बाइकॉनकेव होती हैं शेप में। वाइट ब्लड सेल्स मीन्स डब्ल्यूबीसी की सेल्स जो होती हैं ये अमीबॉइड होती हैं। और कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स जो कि लंबी लंबी सेल्स और पतली होती हैं, लॉन्ग एंड नैरो सेल्स होती हैं। और ब्रांच्ड नर्व सेल्स जो होती है ये ब्रांच्ड और लॉन्ग होती है। और जो ट्रैकीट की सेल्स होती है, यानी कि जो प्लांट में ट्रैकीट सेल्स पाई जाती हैं, ये भी इलोंगेटेड सेल्स होती हैं। मीजोफिल सेल्स जो होती हैं प्लांट में पाई जाने वाली मीजोफिल सेल्स ये राउंड या ओवल हो सकती हैं, मीन्स राउंड और ओवल होती हैं शेप में। तो ये विभिन्न प्रकार की सेल यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल्स आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। माइकोप्लाज्मा जो कि सबसे छोटी सेल्स होती है, ये इसका जो लेंथ है माइकोप्लाज्मा का 0.3 माइक्रोमीटर होता है। मीन्स बहुत छोटी सेल्स होती है, इसलिए ये 0.3 माइक्रोमीटर की लंबी सेल्स होती है। जबकि बैक्टीरिया की सेल्स 3 से लेके 5 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। तो जो ऑस्ट्रिच का एग होता है वो सबसे लार्जेस्ट और सिंगल आइसोलेटेड सेल होता है। एमंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, जैसे कि ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स होती हैं, मीन्स आरबीसी की सेल्स जो होती हैं वो लगभग 7 माइक्रोमीटर की होती हैं इन डायामीटर में आरबीसी की सेल्स 7 माइक्रोमीटर की होती हैं। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स, जिनमें से जो नर्व सेल्स है वो सबसे लंबी सेल होती है। सेल आल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। सेल जो है शेप में भी वेरी करता है, मीन्स विभिन्न प्रकार की शेप की भी सेल होती हैं, जैसे दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक, ORR इवन इरेगुलर इन शेप। तो शेप के आधार पे भी सेल को कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि सेल का शेप डिस्क लाइक हो सकता है, पॉलीगोनल इन शेप हो सकती हैं, कॉलमनर शेप हो सकती हैं, क्यूबॉइड हो सकती है, थ्रेड लाइक या इरेगुलर शेप भी हो सकती हैं। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विथ फंक्शंस दे परफॉर्म। मीन्स जो सेल का शेप होता है वो वेरी करता है, किसके आधार पे, उनके फंक्शंस के आधार पे भी सेल का शेप वेरी कर सकता है। तो मतलब सेल का ओवरव्यू यहाँ तक ही था। अब हमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ना है, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज यहीं तक, तो थैंक यू।